Hello students, myself Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology, Government PG College, बाड़मेर। आज मैं आपको फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल आदि के बारे में आपको विस्तार से बताया था। तो फॉस्फोरस साइकिल के जो मेन सोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं? फॉस्फोरस साइकिल इज ए सीडेंट्री साइकिल। सीडेंट्री साइकिल का मतलब ये होता है ये एयर में नहीं रहता है, बल्कि इसका जो मेन जो रिजर्वायर है, जो मेन सोर्स है, दैट इज फॉस्फेट रॉक्स and fossils bones deposits laid down in the past geological ages, जो बहुत समय पहले ज़मीन के अंदर दब चुके हैं हमारे फॉसिल्स फ्यूल, वो सब इसके सोर्स होते हैं। तो देयर इज़ नो एटमॉस्फेरिक फेज इन दी फॉस्फोरस साइकिल। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ये सीडेंट्री है, ये रॉक्स से चलता है और उससे ही ये इसकी साइकिल चलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फोरस साइकिल। इसकी महत्व क्या है? फॉस्फोरस इज इंडिस्पेंसेबल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक। क्यों है अति आवश्यक? It is the component of all membranes of cell organelles, nucleic acids and ATP, adenosine triphosphates. Adenosine triphosphates means क्या होता है? It is the major source of the energy in biological system. इसके बिना मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सिस्टम हो that needs energy to work। तो बायोलॉजिकल सिस्टम भी, जो हम लोग हैं, जो लिविंग हैं, चाहे प्लांट हैं, चाहे एनिमल हैं, उन सब को एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी एटीपी के रूप में होती है। और पी जो होता है, फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फोरस जो होता है, इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो फॉस्फोरस इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो हमारी हड्डियाँ, जो हमारे दांत, इन सब का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है। अब इसके बारे में यूज एंड रिलीज, इसको एक तो यूज करना इन्वायरमेंट से और इसको वापस रिलीज करना, कोई भी साइकिल जो होती है वो उसको लेना और उसको फिर देना, वो साइकिल तभी कंप्लीट होती है। तो फॉस्फोरस बिकम्स अवेलेबल इन द सोयल फॉर प्लांट्स यूज बाई नेचुरल इरोजन ऑफ द रॉक्स। जो हमारी रॉक्स हैं उनके अंदर कटाव होने लगता है और वो कटाव जब होता है उसके साथ फॉस्फोरस भी आ जाती है। एंड बाई ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो अपनी तरीक़ों से उसको निकालते हैं। तो एज रॉक्स आर इरोडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस डिजॉल्व usually as phosphate that seep into the soil। जब धीरे धीरे वो इरोड होता है और वो पानी के साथ जो है नीचे जमीन में चला जाता है, सीप हो जाता है। तो ओवर 2 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फेट आर माइंड। माइंस के द्वारा भी इसको निकाला जाता है और यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स के रूप में। जो माइंस के से हम निकालते हैं वो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रॉम द सोयल मच ऑफ दिस फॉस्फोरस इज वाश इनटू द सी। क्योंकि जो सोयल में फॉस्फोरस होती है वो वहाँ से समुद्र के अंदर चली जाती है। और समुद्र के अंदर कैसे जाती है? रेन्स के द्वारा जाती है, फ्लड्स के द्वारा जाती है, वहाँ पर वो समुद्र में पहुँच जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सी वीड्स हैं, जो समुद्र के अंदर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, टेक अप फॉस्फोरस को लेते हैं और वो फाइनली
possesses into fishes and seabirds. जैसे प्लांट्स फॉस्फोरस को ले लेते हैं, फिर वो प्लांट्स आर रिटर्न बाय द फिशेस एंड द सी बर्ड्स, और अल्टीमेटली वो उनके अंदर फॉस्फोरस चला जाता है। तो द सी बर्ड्स डिपॉजिट्स देयर फॉस्फोरस रिच फेकस, जो उनका फेकल मटेरियल होता है बर्ड्स का, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, गोनो, उसके अंदर फॉस्फोरस अधिक होता है और वो उसको लैंड पे आकर के मतलब फेकल मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो plants take up phosphorus from the soil, animals get it from the plants directly or through other smaller animals, या तो एनिमल्स से ले लेते हैं या प्लांट से ले लेते हैं, तो वो इस तरीके से जो है एनिमल्स फॉस्फोरस को लेते हैं। तो एनिमल्स excrete phosphorus mainly as phosphate which immediately taken by the plants, जो प्लांट्स जो एनिमल्स अपना एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन के रूप में, तो वो जब ही की तभी हाथ के हाथ इमीडिएटली टेकन बाय दी प्लांट्स। और फॉस्फोरस इज आल्सो रिटर्न टू द सोयल एंड वाटर थ्रू डीके ऑफ एक्सक्रीटा एंड डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ये इन्वायरमेंट में वापस जाता है फॉस्फोरस, वो कहाँ से जाता है, जो एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स का और डेड बॉडीज होती हैं उनके डिके से फॉस्फोरस इन्वायरमेंट में वापस चला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉम्बिनेशन फॉस्फोरस बिकम्स अनअवेलेबल टू प्लांट्स एंड इज लॉस्ट टू द साइकिल। बोन्स एंड टीथ, मतलब जो फॉस्फेट है वो किसी के साथ कंबाइंड हो जाता है और कंबाइंड होने के बाद क्या होता है, वो अनअवेलेबल हो जाता है, उसको प्लांट्स वगैरह नहीं ले सकते। दूसरा, फॉस्फोरस जो होता है वो साइकिल से लॉस्ट हो जाता है। और बोन्स एंड टीथ बीइंग रेसिस्टेंट टू डीके, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जो डीके होता है फॉस्फोरस और टीथ का वो बहुत ही धीरे होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो कीप देयर फॉस्फेट्स कंटेंट आउट ऑफ द साइकिल, तो इसलिए वो भी साइकिल से बहुत लंबे समय तक दूर रहता है। तो इन द सी, समुद्र के अंदर, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इज लॉस्ट इन डीप सेडिमेंट्स। समुद्र में क्या होता है, धीरे धीरे करके वो समुद्र के नीचे डीप चला जाता है और सेडिमेंट्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वो भी जो है साइकिल से दूर हो जाता है। तो इट विल becomes available when geological upheavals brings the deep strata to the surface or man starts deep sea mining to replace the phosphorus। मतलब वो कब अवेलेबल होगा, या तो जियोलॉजिकल अपहेवल्स का मतलब होता है नीचे से ऊपर आना, डीप स्ट्रेटा जो उसकी नीचे की जो परत है जो नीचे जमी हुई है उनको ऊपर ले आना सरफेस पर, या मैन जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स जो पावर है, वो कोई डीप माइनिंग करे समुद्र में और वहाँ से उसको इकट्ठा करे, तब जाकर के ये रीच में आता है। तो इट सीम्स प्रोबेबल दैट फॉस्फोरस इज बीइंग लॉस्ट फास्टर दैन इट इज रिटर्न। तो ये इससे प्रतीत होता है, ये इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि फॉस्फोरस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ये रिटर्न कम होता है, रिप्लेस कम होता है। तो दिस इज सो बिकॉज द फॉस्फोरस साइकिल इज ए वन वे फ्लो फ्रॉम रॉक टू लैंड इकोसिस्टम। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इट इज ए वन वे फ्लो है रॉक से लैंड इकोसिस्टम की तरफ और टू द ओशियन एंड फाइनली टू ओशियन सेडिमेंट्स। रॉक से लैंड पर लैंड इकोसिस्टम में आता है और लैंड इकोसिस्टम से समुद्र में चला जाता है और समुद्र में फाइनली क्या होता है, ये सेडिमेंट्स के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इट इज ए वन वे फ्लो। तो सोयल इरोजन रोब्स द इकोसिस्टम ऑफ इट्स फॉस्फोरस। तो सोयल इरोजन है तो उसको वंचित कर देता है अपने इकोसिस्टम को फॉस्फोरस से। तो इसलिए एंड इट में टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स
कई हजार वर्ष इसके लिए लगते हैं टू गेन दिस लॉस थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग धीरे धीरे होती है, उससे फिर ये रिप्लेंस होता है। अब मैं इसको एक चित्र के माध्यम से एक डायग्रामेटिकली मैंने बनाया है, आप इसको देख सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल this is plants, this is animals and this is bacteria. Plants eaten by animals और animals और बैक्टीरिया और प्लांट्स सारे क्या है, फॉस्फेटाइजिंग बैक्टीरिया। फॉस्फेटाइजिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, फॉस्फेटाइजिंग बैक्टीरिया ये इनसोलेबल फॉर्म को सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी, फॉस्फोरस की। क्योंकि फॉस्फोरस को जो अनयूजेबल फॉर्म है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना कौन करता है, फॉस्फेटाइजिंग बैक्टीरिया कर देते हैं। ये फॉस्फेटाइजिंग बैक्टीरिया कर दे तो ये क्या हो गया, डिजोल्व फॉस्फेट। और डिजोल्व फॉस्फेट क्या होते हैं, दैट विल बी टेकन बाय दी ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स जब इसको ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्रोटोप्लाज्म बन जाता है और फिर प्लांट्स का प्रोटोप्लाज्म आता है। प्लांट्स जो होते हैं ईटन बाय दी एनिमल्स। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो होता है ये देख लीजिए, डिजोल्व ये ग्यूनो डिपोजिट्स दो मैराइन बर्ड्स हैं, ये लैंड पे आकर के अपना एक्सक्रीटा देती हैं जिसको फॉस्फेट रिच होता है, जिसको ग्वेनो बोलते हैं, ग्वेनो डिपोजिट्स। और फॉसिल्स किस फॉर्म में, बोन डिपोजिट्स, टीथ एंड बोन डिपोजिट हो जाता है। इनका धीरे धीरे इरोजन होता है और इरोजन होने से ये डिजोल्व फॉस्फेट बन जाता है। दूसरा एपेटाइट, वोल्केनिक एपेटाइट। वोल्केनिक एपेटाइट क्या होता है, वोल्केनिक एपेटाइट से भी फॉस्फोरस यहाँ पर आता है। एपेटाइट का मतलब होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ दी फॉस्फेट मिनरल्स। जो एपेटाइट मीन्स होता है ग्रुप ऑफ मिनरल्स, फॉस्फेट रिच मिनरल्स, वोल्केनिक एपेटाइट। तो उससे भी ये होता है। नेक्स्ट फिर जो होता है ये एनिमल्स, ये आप देख लीजिए, ये एनिमल्स के चलते हैं यहाँ से, एनिमल्स का एक्सक्रीशन और एनिमल्स का बोन्स एंड टीथ। तो एनिमल्स का जो बोन्स एंड टीथ है, एनिमल्स का बोन्स एंड जो एक्सक्रीशन है वो डिजोल्व फॉर्म में आ जाता है। और बोन्स एंड टीथ क्या होता है, सैलो मैराइन सेडिमेंट्स। तो सैलो मैराइन सेडिमेंट्स क्या होता है, ये सीवीड्स, इसको सीवीड्स ले लेते हैं और सीवीड्स क्या लेने से मैराइन फिशिस ले लेती हैं। और मैराइन फिशिस जो है मैंने आपको बताया था अभी, ग्वेनो लैंड पर जाकर के कर देती हैं। उसके बाद ये जो सैलो मैराइन सेडिमेंट्स है ये लॉस्ट इन डीप सेडिमेंट, समुद्र के बहुत गहराई के अंदर के जाकर के ये डीप हो जाता है, जो फिर बाद में एक अपहिल मैंने बताया था फेल्स की वजह से या कोई ह्यूमन रिसोर्स माइनिंग होगी समुद्र के अंदर डीप, तब जाकर के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सैलो मैराइन सेडिमेंट्स हैं ये ए नेटिव क्रिस्टलाइज फॉस्फेट ऑफ लाइम बन जाते हैं, जिससे फिर धीरे धीरे करके फॉस्फेट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉस्फोरस साइकिल। और फॉस्फोरस साइकिल इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि दिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटीपी, न्यूक्लिक एसिड्स, सेल मेम्ब्रेन, जितने भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट भी फॉस्फोरस होता है, एटीपी का कॉन्स्टिट्यूएंट भी फॉस्फोरस होता है, जो एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, जिसके बिना कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करता है। तो इसलिए फॉस्फोरस हैज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी ecosystem. So this is all about the phosphorus cycle. Thank you very much.